नमस्कार दोस्तों, जगह सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, हम जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डेली डिस्कस करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे आपको ये जनरल साइंस का वीडियो है ये मिलने वाला है। ये एनपीसीएल और बीएआरसी में जो वर्क असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसकी तैयारी के लिए हम ये वीडियो है ये रोज़ लेकर आते हैं। इससे पहले 2 वीडियो वो हमने डिस्कस कर लिए, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपके साथ डिस्कस किए थे। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप अभी जाकर चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। आज का हमारा ये थर्ड पार्ट है, इसमें कुछ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सभी क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको प्रिपेयर किया गया है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु क्रमांक 11 है, प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई परमाणु या फिर तत्व है तो उसकी जो द्रव्यमान संख्या दी गई है वो कितनी दी गई है, वो दी गई है 23 दी गई है, और उसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है वो 11 दिया गया है। तो इसमें हमें प्रोटॉनों की संख्या है वो पूछी गई है। तो हम सभी जानते हैं जिसमें कोई तत्व है अगर उसमें परमाणु की क्रमांक जितना होगा या फिर जिसमें प्रोटॉनों की संख्या जितनी होगी उसका उतना ही परमाणु क्रमांक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी 11 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 11 होगी। क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या 11 है तभी इसका परमाणु क्रमांक है वो 11 होने वाला है, क्योंकि परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या है वो समान होती है। वहीं हम द्रव्यमान संख्या की बात करें तो वो होता है परमाणु क्रमांक और साथ में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो मिलकर इसमें द्रव्यमान संख्या है वो बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो कौन सा डिग्री इतना टेम्परेचर होता है जिस पर जो जल का घनत्व होता है वो अधिकतम होता है? तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल का घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? जो क्यूरी होती है वो किसकी इकाई या फिर किसका मात्रक या फिर मापन हम बोलते हैं? तो क्यूरी होता है ये रेडियो एक्टिव धर्मिता होती है या फिर रेडियो सक्रियता होती है, उसकी इकाई मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, उसकी गतिज ऊर्जा होगी। कोई कण है उसका द्रव्यमान है वो m दिया हुआ है और उसका जो संवेग है वो p दिया हुआ है, तो उसकी गतिज ऊर्जा हमसे पूछिए। सबसे पहले हम जानते हैं जो गतिज ऊर्जा होती है किनेटिक एनर्जी से बोलते हैं, k बराबर क्या होता है 1/2 mv²। ये होती है ये गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। और हम जानते हैं जो संवेग होता है p बराबर क्या होता है, वो होता है mv, द्रव्यमान गुणा वेग होता है वो संवेग होता है। तो उसी के आधार पर हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें जो हम सबसे पहले जो v का मान है वो निकालते हैं, तो v का मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा p/m। p/m है वो v का मान आ जाता है, और ये जो मान है ये हम इस समीकरण में रखते हैं। तो इस समीकरण में हम इसका मान रखते हैं तो k बराबर क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा p² अपॉन में 2 इंटू में m²। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसमें, और ऊपर भी क्या है इसमें m दिया हुआ है, तो m से m है वो कट जाएगा, तो इसमें क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा p² अपॉन में 2m। तो ऑप्शन नंबर डी है p² अपॉन 2m है वो गतिज ऊर्जा का मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम अगर कोई वाहन चला रहे हैं तो उसमें हम पीछे की जो कोई साधन आ रहा है तो उसको देखने के लिए कौन से लेंस या दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करते हैं? तो इसका मतलब यही होता है कि इसमें जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, सीधा और जो वस्तु के जो आकार होता है उससे छोटा बनता है, इसीलिए हम उत्तल दर्पण का इसमें प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। तो परम शून्य जो ताप होता है वो कितना होता है ये हमें बताना है, और वो भी सेल्सियस में बताना है कि कितना होता है। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। -273 डिग्री सेल्सियस जो मान होता है उसको परम शून्य ताप के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि इससे नीचे है वो कोई भी ताप है वो संभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है?
तो द्रवों और गैसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो कौन सी विधि से होता है? तो वो कौन सी विधि से होता है? तो वो होता है संवहन विधि से। कौन सी विधि से होता है? संवहन विधि से द्रवों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो कौन सा जो प्रभाव है या फिर प्रयोग है जो ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ध्रुवण। ध्रुवण जो होता है ये प्रकाश तरंगों द्वारा एक प्रमुख गुण होता है, प्रकाश तरंगों का प्रमुख गुण होता है। और बल्कि ये जो गुण है विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, ये ध्वनि तरंगों में भी होते हैं और प्रकाश तरंगों में भी होते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय फाइबर कहीं कहीं पर आपको यह भी देखने को मिलेगा कि इसका नाम जो है वो ऑप्टिकल फाइबर भी मिल सकता है या फिर प्रकाशीय तंतु है वो भी इसका नाम आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हमेशा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कौन से सिद्धांत पर करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो उसके फोकस की दूरी क्या होगी? तो मतलब कोई लेंस है उसकी जो पावर होती है P बराबर क्या दी गई है? वो दी गई है +2 डायोप्टर दी गई है। तो इसकी जो फोकस दूरी है वो हमसे पूछी गई है। तो हम जानते हैं जो लेंस की शक्ति होती है P बोलते हैं जिसको, तो उसका जो सूत्र क्या होता है वो बराबर होती है 1/f। किसके बराबर होती है? वो डायोप्टर 1/में डायोप्टर या फिर क्या बोलती है फोकस दूरी होती है, जो जिसको हम किस में लिखते हैं? डायोप्टर में लिखते हैं। तो इसी के आधार पर हम फोकस दूरी का सूत्र निकालते हैं। तो फोकस दूरी F बराबर क्या हो जाएगा? 1/p। तो P का मान है वो कितना दिया गया है? +2 दिया गया है, तो 1/2। तो इसका मान आएगा वो आएगा 0.5, ये मीटर में आता है। तो हम इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा? वो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेमी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अर्धचालक नहीं है? तो चारों ऑप्शन है, इनमें से ये बताना है कि कौन सा है वो अर्धचालक नहीं है। तो जो जर्कोनियम है वो एक अर्धचालक नहीं है। सिलिकॉन, जर्मेनियम और जो गैलियम आर्सेनाइड है ये अर्धचालक पदार्थ है और जो जर्कोनियम है ये संक्रमण धातु की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो लोहे के ऊपर जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है उसकी जो जंग लगने से बचने के लिए जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, वो कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन, या फिर अदर लैंग्वेज में हम देखें तो इसको यशद लेपन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनाइजेशन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? जो नेत्र का जो दान किया जाता है तो दाता जो व्यक्ति होता है उसकी आंख के कौन से हिस्सों को प्रत्यारोपित किया जाता है? तो वो किया जाता है कॉर्निया को। किसको किया जाता है? कॉर्निया है उसको ही प्रत्यारोपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो तड़ित जो चालक होते हैं उनका आविष्कार था वो किसने किया था? तो वो किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। इनका प्रयोग जो आकाश से बिजली गिरती है तो उसी से बचाने के लिए जो बड़े बड़े भवन होते हैं उनके छतों पर लगाया जाता है तड़ित चालक, और इसका आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव करंट, एसी बोलते हैं जिसको। तो अल्टरनेटिव करंट को जो डायरेक्ट करंट होता है डीसी में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, वो कहते हैं रिएक्टिफायर। क्या बोलते हैं? रिएक्टिफायर होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं 4, उनमें ये बताना है कि कौन सा पदार्थ है जो लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो जो तांबा होता है वो लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में जिनको रखने पर वो अपनी आकर्षण महसूस करते हुए, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप कोई पदार्थ को रखते हैं अगर वो आकर्षण महसूस करता है तो वो लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। लोहा, निकेल और जो कोबाल्ट होते हैं ये लौह चुंबकीय पदार्थ के एक अच्छे उदाहरण माने जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सूर्य की किरणों की जो तीव्रता होती है वो मापने वाला यंत्र या उपकरण है वो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, वो कहते हैं एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर होता है वो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है। और जो बैरोमीटर होता है वो वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र होता है। और जो क्रेस्कोग्राफ होता है ये जो पौधों में जो वृद्धि होती है उसको मापने वाला उपकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो रासायनिक ऊर्जा जिसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा बैटरी। बैटरी जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो हाइड्रोजन बम होता है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हमेशा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर करता है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर यह कार्य करता है। यह सबसे अधिक विनाशकारी होता है। और इसका जो आविष्कार था या फिर जिसको विकसित किया था वो किसने किया था? वो किया था एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, उनमें बताना है कि कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो वो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी ऑक्सीजन। जो O2 होती है या फिर ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती हैं ये ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आती है। वहीं इनके अलावा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है और जो वाष्प और जो ओजोन होता है उनको भी ग्रीन हाउस गैस के श्रेणी में माना जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।